हेलो स्टूडेंट, मैं दुदुन मेहता आप लोगों को प्रोटोजोआ स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक कंसेप्ट क्लासिफिकेशन का देना चाहता हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बेसिक कंसेप्ट ऑफ क्लासिफिकेशन क्या है? तो क्लासिफिकेशन इज एन अरेंजमेंट ऑफ टैक्सा इनटू सम टाइप ऑफ ऑर्डर. The purpose of classification is to provide a system for cataloging and expressing relationship between taxa. Every organism can be classified at 7 taxonomic rank: kingdom, phylum, class, order, family, genus, species. क्लासिफिकेशन का बेसिक जो कंसेप्ट है वो है कि अरेंजमेंट कैसे किया जाए। बहुत सारे दुनिया में ऑर्गेनिज्म है, उसका अरेंजमेंट हम कैसे करें और उसको स्टडी आसानी से कैसे किया जा सके, तो उसके लिए हम क्लासिफिकेशन को पढ़ते हैं। ठीक है, क्लासिफिकेशन जो है स्टार्ट किया गया कि उसको जो है अलग अलग रैंक में क्लासिफाई किया गया, जैसे कि किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज। ठीक है, ये 7 जो है टैक्सोनॉमिक रैंक है जिसमें कि ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई किया जाता है और उनका रिलेशन एक दूसरे के साथ कितना इस्टेब्लिश हो रहा है उसके आधार पर हम अलग अलग जो है फाइलम, किंगडम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज में उसको कैटेगराइज करते हैं। ये जो है इन द अर्ली डेज ऑफ बायोलॉजी में क्या होता था कि ऑर्गेनिज्म को 2 ही भागों में क्लासिफाई किया जाता था, या तो प्लांट बोला जाता था या एनिमल बोला जाता था, या प्लांट में क्लासिफाई किया जाता था या एनिमल में क्लासिफाई किया जाता था। लेकिन 1969 में रॉबर्ट एच विटेकर ने, एक अमेरिकन टैक्सोनॉमिस्ट हैं, उन्होंने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन क्या है? मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटी एंड एनिमेलिया। मोनेरा में उन्होंने प्रोकैरियोटिक सेलुलर ऑर्गेनिज्म को रखा। प्रोकैरियोटिक सेलुलर ऑर्गेनिज्म मतलब कि बैक्टीरिया को रखा उसमें। प्रोटिस्टा जो है यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स है। इसके बाद फंगी जो है मल्टी सेलुलर यूकैरियोट्स है विच फीड हेटेरोट्रॉफिकली बाय एब्जॉर्प्शन। ठीक है, मोनेरा प्रोटिस्टा में जो है ये डिवाइड किया प्रोकैरियोट और यूकैरियोट्स में। ठीक है, जिसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट था, जिसमें न्यूक्लियस एब्सेंट था, उसके आधार पर मोनेरा प्रोटिस्टा को क्लासिफाई किया गया। इसके बाद फंगस जो है मल्टी सेलुलर यूकैरियोटिक विच फीड हेटेरोट्रॉफिकली बाय एब्जॉर्प्शन मोड ऑफ न्यूट्रिशन। फंगस जो है उसका जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है वो अलग होता है, वो अपना जो है एंजाइम जो है बाहर सिक्रीट कर देता है और फिर जो है उसके एंजाइम के द्वारा जो डाइजेशन होगा फिर उसको एब्जॉर्ब करता है। तो इसका मोड ऑफ न्यूट्रिशन एकदम डिफरेंट था, तो फंगस को अलग ग्रुप में रखा गया। प्लांट जो है टोटली मोड ऑफ न्यूट्रिशन अलग था, इसमें फोटो ऑटोट्रॉफिक था, मतलब कि फोटोसिंथेसिस के द्वारा जो है अपना एनर्जी खुद बना के खुद जो है प्लांट जिंदा रहता है। तो इसका मोड ऑफ न्यूट्रिशन टोटली अलग था, तो प्लांट को अलग रखा गया। इसके बाद एनिमेलिया है जो टोटली जो है हेटेरोट्रॉफिक है, यानी कि दूसरे पे डिपेंडेंट है अपने एनर्जी के लिए। और मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है? इंजेक्शन है, यानी कि ये अपने बॉडी में इंटेक करेगा फूड को, इसके बाद उसको डाइजेस्ट करेगा फिर एब्जॉर्ब करेगा। तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन टोटली डिफरेंट था। इसके आधार पर 5 कैटेगरी में कैटेगराइज किया गया। लेकिन लास्ट में जो है एक साइंटिस्ट हुए कार्ल वीज, उन्होंने जो है क्लासिफिकेशन को टोटली चेंज कर दिया। किसके आधार पे? तो सिग्नेचर सीक्वेंसेस के आधार पे। सिग्नेचर सीक्वेंसेस क्या होते हैं? 16S rRNA में प्रोकैरियोट में और 18S rRNA में यूकैरियोट में जो होता है सिग्नेचर सीक्वेंसेस होते हैं, उस यानी कि सारे ऑर्गेनिज्म का अलग अलग होते हैं। उसके आधार पर उन्होंने 3 डोमेन में क्लासीफाई किया। ठीक है, डोमेन में क्लासीफाई किया। क्या डोमेन था? यूबैक्टीरिया, आर्कीबैक्टीरिया और यूकैरियोट्स। ठीक है, ये 3 डोमेन में क्लासीफाई किया। अब हम लोग पढ़ते हैं कि बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। अगर हम किसी ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई कर रहे हैं तो उसमें क्या क्या कैरेक्टर्स होने चाहिए और क्या क्या कैरेक्टर्स को हम देखेंगे। ठीक है, किस आधार पे उसको क्लासिफाई किया जा रहा है। तो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखा जाएगा कि उसके बॉडी में जो सेल्स है उसका ऑर्गेनाइजेशन कैसे हुआ है। प्रोटोप्लाज्मिक लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन अगर होता है तो उसको प्रोटोजोआ बोलते हैं। सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन अगर हो रहा है तो स्पॉन्जेस में ऐसा होता है। टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, अगर टिश्यू मिलकर कुछ फंक्शन परफॉर्म कर रहा है तो इस सेलेंट्रेट में ऐसा होता है। ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, मतलब कि बहुत सारे सेल मिलकर के एक ऑर्गन बनाते हैं और ऑर्गन वो पार्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म करता है तो उसको बोलते हैं ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। जैसे एग्जाम्पल के लिए ह्यूमन में देखिए कि हार्ट जो है बहुत सारे सेल्स बहुत सारे टिश्यू से मिलकर बना है, लेकिन एक फंक्शन परफॉर्म करता है, वो हार्ट ब्लड को पंप करने का काम करता है। तो इस तरह से ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हुआ। इसके बाद बॉडी का प्लान क्या है उसका? बॉडी का प्लान मतलब कि सेल एग्रीगेट प्लान है या ब्लाइंड सैक है, सैक के फॉर्म में है, या ट्यूब विदिन अ ट्यूब प्लान है। ये 3 बॉडी प्लान होते हैं पूरे एनिमल किंगडम में। ठीक है, इसमें ट्यूब विदिन या ट्यूब प्लान जो होता है उसमें 2 तरह के होते हैं, प्रोटोस्टोमिक एंड ड्यूटोस्टोमिक। प्रोटोस्टोमिक मतलब कि जब डेवलपमेंट आएगा, डेवलपमेंट के टाइम पे जो है
एनस सॉरी माउथ जो है पहले बनेगा और ड्यूट्रोस्टोम में जो है एनस जो है पहले बनता है ब्लास्टोपोर के द्वारा। तो ये हम आगे जब पढ़ेंगे तो उसमें बताएंगे आपको। ये जो आप देख रहे हैं ये सेल एग्रीगेट है। स्पॉन्जेस में जो है सेल जो है क्या है, एग्रीगेट है, मतलब एक जगह जमा होकर अलग अलग अपना अपना काम करते हैं। रेस्पिरेशन कर रहा है तो अलग अपना काम कर रहा है, और रिप्रोडक्शन कर रहा है तो अलग कर रहा है, लेकिन सब सेल क्या हो रहा है, एग्रीगेट रह के काम कर रहा है। लेकिन आप बी में देख रहे हैं कि यहाँ पे सिलेंट्रेट में, सॉरी ये स्पॉन्ज है, ये सिलेंट्रेट में आप देख रहे हैं कि यहाँ जो है ब्लाइंड सैक प्लान है। एक माउथ जो है इधर से खुला हुआ है, यहाँ से जो है ब्लाइंड सैक है, यहाँ से कहीं से ओपनिंग नहीं है, तो ये ब्लाइंड सैक प्लान है। ट्यूब विदिन और ट्यूब विदिन अ ट्यूब प्लान जो होता है, बाकी के ऑर्गेनिज्म में सारा ट्यूब विदिन अ ट्यूब प्लान है। बीच में जो है हमारा माउथ से ओपनिंग होता है और एनस से बाहर निकलता है। बाहर में भी ट्यूब है और अंदर में भी एक ट्यूब है, ठीक है। और ये जो है ट्यूब के द्वारा ही सारा काम फंक्शन परफॉर्म होता है। तो ट्यूब विदिन अ ट्यूब प्लान जो है जो आपका इवोल्यूशन में, एडेप्टेशन में एनिमल को बहुत हेल्प किया है, ठीक है। आगे चलते हैं। इसके बाद बॉडी का सिमेट्री देखा जाता है। अगर हमको क्लासिफाई करना है तो असिमेट्रिकल, जो आप देख रहे हैं स्पॉन्जेस में असिमेट्रिकल है। इसमें किसी कहीं से भी अगर आप कट करेंगे तो कोई सिमेट्री नज़र नहीं आएगा, कहीं कुछ सिमिलरिटी नज़र नहीं आएगा। मोस्ट स्पॉन्जेस एडल्ट स्नेल में जो है एसिमेट्रिकल बॉडी जो है प्लान होता है। रेडियल सिमेट्री जो आपको मिलेगा वो आपको जो है जेली फिशेस, सी एनिमोन और कोरल्स में ऐसा रेडियल सिमेट्री मिलेगा, रेडियल स्टार फिश जैसा, ठीक है। इसके बाद बायलैटरली सिमेट्रिकल, मोस्ट ऑफ द एनिमल जो होता है बायलैटरली सिमेट्रिकल होता है। मतलब कि बायलैटरली सिमेट्रिकल कहने का मतलब है कि अगर हम दो हाफ में इसको काट देते हैं तो दोनों पार्ट में बराबर बराबर भाग जाएगा, ठीक है। दोनों पार्ट में बराबर बराबर आपको दिखेगा। अगर आप अगर ह्यूमन को ही काट दे बीट से तो एक पार्ट में एक हाथ जाएगा, दूसरे पार्ट में भी एक हाथ जाएगा, एक पार्ट में एक पैर जाएगा, दूसरे पार्ट में भी दूसरा पैर जाएगा। तो हम एक पार्ट में एक आँख जाएगा, दूसरे में दूसरा आँख जाएगा। तो आप बराबरी अगर इसको बायलैटरली अगर डिवाइड करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं, तो इसको जो है दो भागों में डिवाइड कर देगा। तो इसको बायलैटरली सिमेट्रिकल कहते हैं। तो कुछ ऑर्गेनिज्म इसको फॉलो करते हैं, कुछ ऑर्गेनिज्म रेडियल सिमेट्री को फॉलो करते हैं, कुछ ऑर्गेनिज्म एसिमेट्रिकल होते हैं। इसके बाद बॉडी का जो साइड होता है, बहुत सारे साइड होते हैं बॉडी का। लैटरल साइड है, इंटीरियर साइड है। जब हम पढ़ेंगे तो और अच्छे से पढ़ाएंगे, फीस पढ़ाएंगे तो और अच्छे से उसमें समझ में आएगा। लैटरल साइड है, इंटीरियर साइड है, पोस्टीरियर साइड है, डॉर्सल साइड है, वेंट्रल साइड है, और ये साइड होते हैं बॉडी के अलग अलग। इसके बाद आपको जर्म लेयर के आधार पे भी हम ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करते हैं कि कौन सा जर्म लेयर को कौन सा ऑर्गेनिज्म फॉलो करता है। जैसे किसी ऑर्गेनिज्म में डिप्लोब्लास्टिक जर्म लेयर होता है तो किसी में ट्रिप्लोब्लास्टिक जर्म लेयर होते हैं। डिप्लोब्लास्टिक जर्म लेयर में दो ही जर्म लेयर होते हैं, इक्टोडर्म और इंडोडर्म। ट्रिप्लोब्लास्टिक जर्म लेयर में इक्टोडर्म, मेसोडर्म और इंडोडर्म, 3 जर्म लेयर होते हैं। इसके बाद सेगमेंटेशन के आधार पे हम क्लासिफाई कर सकते हैं, मेटामेरिक सेगमेंटेशन और सीडो मेटामेरिक सेगमेंटेशन, ठीक है। सेगमेंटेशन होता है बॉडी में, ट्रू सेगमेंटेशन भी होता है, ठीक है। ऑर्गेनिज्म में बॉडी में अंदर में सेगमेंट में डिवाइड होता है, अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करता है। एक सेगमेंट अलग फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, दूसरा सेगमेंट अलग फंक्शन परफॉर्म कर रहा है। तो सेगमेंटेशन, जैसे आप जब पढ़ेंगे अर्थवर्म तो उसमें ट्रू सेगमेंटेशन होता है और इंटरनल एक्सटर्नल सेगमेंटेशन होता है, जॉइंट्स होते हैं उसमें, तो हम इसको भी पढ़ेंगे। इसके बाद सिफेलाइजेशन होता है कि हेड का डेवलपमेंट कितना हुआ है, मतलब कि हेड का डेवलपमेंट हो रहा है तो नर्वस सिस्टम वहाँ डेवलप हो रहे हैं, अच्छे से उसका नर्व्स जो है डेवलप हो रहा है। अपेंडेजेस मतलब कि चलने के लिए जो है कितना ऑर्गेनिज्म को जो है कितने लोकोमोटरी ऑर्गन इम्प्रूव हो रहे हैं चलने के लिए, कितना अच्छा इस्टेब्लिश है, कितना एडेप्टेशन है उसके लोकोमोटरी ऑर्गन में। अपेंडेजेस के आधार पे ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई किया जाता है कितने अपेंडेजेस हैं। सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म होता है ऑर्गेनिज्म में। सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म का मतलब होता है कि मेल और फीमेल को आप डिस्क्रिमिनेट कर सकते हैं कि मेल कौन है फीमेल कौन है, उसको बाहर से देख करके मेल ऐसा दिखता है फीमेल ऐसा दिखता है। फर्टिलाइजेशन जो होते हैं ऑर्गेनिज्म को, उसमें भी वो आप क्लासिफाई डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। किसी ऑर्गेनिज्म में एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है, किसी में इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है, मतलब फर्टिलाइजेशन बाहर होता है इन्वायरमेंट में, किसी में शरीर के अंदर ही फर्टिलाइजेशन होता है। डेवलपमेंट मतलब कि एक से एम्ब्रियो से एडल्ट बन रहा है, तो डेवलपमेंट में भी अंतर आते हैं कई सारे ऑर्गेनिज्म में। कुछ में डायरेक्ट डेवलपमेंट हो जाता है, एग हुआ, एम्ब्रियो हुआ और सीधे एडल्ट बन गया। कुछ ऑर्गेनिज्म में जो है इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होते हैं। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट कहने का मतलब होता है कि वो जो है कुछ पार्ट ऑफ लाइफ में जो है कुछ ऐसा रूप धारण करते हैं जिसमें कि वो कुछ एनर्जी ले सके, फिर एनर्जी लेकर के नेक्स्ट
नेक्स्ट जो लेवल ऑफ जो एडेप्टेशन है या नेक्स्ट लेवल का जो लाइफ साइकिल है उसको पूरा करते हैं। तो इनडायरेक्ट डेवलपमेंट में बहुत सारा है, जिसमें लार्वा प्यूपा जो है आता है, आपको पढ़ना होगा, आगे हम बताएंगे इसके बारे में। सीलोम जो है बहुत बड़ा कैरेक्टर है। सीलोम किसको कहते हैं? एलिमेंट्री कैनाल और बॉडी वाल और एलिमेंट्री कैनाल के बीच के स्पेस को सीलोम बोला जाता है। ठीक है, बॉडी वाल और एलिमेंट्री कैनाल के बीच के स्पेस को सीलोम कहा जाता है। तो सीलोम के आधार पर भी ऑर्गेनिज्म को हम क्लासीफाई कर सकते हैं। कुछ एनिमल में जो है एसिलोमेट होते हैं, कुछ एनिमल जो होते हैं स्यूडोसिलोमेट होते हैं, कुछ एनिमल जो होते हैं यूसिलोमेट होते हैं। यूसिलोमेट में भी साइजोसिलोमेट होते हैं, कुछ जो है इंटरोसिलोम होता है। ठीक है, एसिलोमेट जिसमें कि सीलोम प्रेजेंट नहीं है। स्यूडोसिलोमेट कहने का मतलब कि सीलोम जैसा प्रेजेंट है, सीलोम प्रेजेंट नहीं है लेकिन सीलोम जैसा प्रेजेंट है। यूसिलोमेट का मतलब होता है कि जिसमें सीलोम प्रेजेंट है। ठीक है, और उसमें सीलोम दो भागों में क्लासिफाई किया गया है, साइजोसिलोम और इंटरोसिलोम। ठीक है, इसके बाद आप डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के आधार पे आप डिवाइड कर सकते हैं ऑर्गेनिज्म को, क्लासिफाई कर सकते हैं ऑर्गेनिज्म को। किसी में जो है डाइजेस्टिव ट्रैक्ट जो होता है कंप्लीट होता है, किसी में इनकम्प्लीट डाइजेशन होता है। ठीक है, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट होता है, तो इसके आधार पे आप क्लासिफाई कर सकते हैं। मोड ऑफ न्यूट्रिशन के आधार पे आप क्लासिफाई कर सकते हैं। किसी में ऑटोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है, किसी में हेट्रोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है। हेट्रोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में भी बहुत सारा होते हैं। हार्बीवोरस होता है, कार्निवोरस होता है, ओमनीवोरस होता है, डिट्राइटोवोरस होता है। हार्बीवोरस मतलब जो प्लांट को खा के जिंदा रहता है, कार्निवोरस जो एनिमल को खा के जिंदा रहता है, ओमनीवोरस मतलब प्लांट और एनिमल दोनों को खा के जिंदा रहता है, जैसे मैन एनिमल में आता है। डेट्राइटोवोरस जिसमें कि वो जो है सड़ा गला पदार्थ को खा करके जिंदा रहता है, डेट्राइटोवोरस कहलाता है। इसके बाद सर्कुलेटरी सिस्टम के आधार पे भी आप ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई कर सकते हैं। कुछ ऑर्गेनिज्म में ओपन सिस्टम ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम होता है और कुछ में जो होता है क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। इसके बारे में जब हम क्लासिफिकेशन पढ़ाएंगे तो और अच्छे से पढ़ाएंगे, जिस फाइलम को पढ़ाएंगे। ठीक, इसके बाद रेस्पिरेशन जो होता है, रेस्पिरेशन एरोबिक रेस्पिरेशन होता है, यानी ऑक्सीजन के प्रेजेंस में वो जिंदा रह सकता है, और कुछ में एनारोबिक रेस्पिरेशन भी होता है, यानी कि ऑक्सीजन प्रेजेंस नहीं है फिर भी वो जिंदा रह सकता है, तो एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है। कुछ ऑर्गेनिज्म को हम एक्सक्रीशन के आधार पे, एक्सक्रीटरी मटेरियल के आधार पे जो है क्लासिफाई कर सकते हैं। जैसे कुछ ऑर्गेनिज्म में जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन होते हैं, फ्लेम सेल्स होता है, नेफ्रीडिया होता है, हम आगे और पढ़ेंगे, नेफ्रीडिया होता है, एंटेनरी या ग्रीन ग्लैंड होता है, किसी में मालपिजियन ट्यूब्यूल्स होते हैं, और बाकी लास्ट में जो होता है किडनी जो इवोल्व हो गया, तो कुछ ऑर्गेनिज्म में जो है किडनी आ जाता है। ठीक है, ये सबसे अच्छा और लास्ट का इवोल्यूशन माना जाता है कि किडनी का इवोल्यूशन होने से जो एक्सक्रीशन है ऑर्गेनिज्म का वो अच्छे से होता है। ठीक है, एक्सक्रीटरी मटेरियल के आधार पे ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई कर सकते हैं। एमिनोटेलिक कुछ ऑर्गेनिज्म होते हैं, एमिनोटेलिक यानी कि एक्सक्रीटरी मटेरियल जो होता है वो अमोनिया होता है। निडेरियन और सिलिंट्रेट में ऐसा होता है। यूरियोटेलिक जो होते हैं एक्सक्रीटरी मटेरियल जो है यूरिया होता है, जैसे मैमल का, टर्टल का। ठीक है, यूरिकोटेलिक होते हैं कुछ ऑर्गेनिज्म जिसका एक्सक्रीटरी मटेरियल यूरिक एसिड होता है, जिसमें बर्ड्स है, लैंड रेप्टाइल्स है। एमिनोटेलिक होते हैं कुछ ऑर्गेनिज्म जो एक्सक्रीटरी मटेरियल जिसमें एमिनो एसिड होता है, एग्जाम्पल के लिए जो है आपका स्टारफिश है। तो एक्सक्रीशन के आधार पे भी आप ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई कर सकते हैं। नर्वस सिस्टम है, नर्वस सिस्टम के आधार पे भी ऑर्गेनिज्म को आप क्लासिफाई कर सकते हैं कि किस ऑर्गेनिज्म में नर्वस सिस्टम स्टार्ट हुआ और किस ऑर्गेनिज्म में नर्वस सिस्टम जो है स्टार्ट नहीं हुआ। नर्व जो है सेंसरी ऑर्गन है, सेंस करने के लिए, बॉडी को सेंस पहुंचाने के लिए नर्वस सिस्टम का यूज होता है। तो किस ऑर्गेनिज्म में जो है नर्वस सिस्टम का इवोल्यूशन हुआ, किस में अच्छा से नर्वस सिस्टम डेवलप हो गया, किस में ब्रेन सिस्टम डेवलप होगा अच्छे तरीके से, तो इसके आधार पे भी आप क्लासिफाई कर सकते हैं। स्केलेटन मतलब बॉडी का जो स्केलेटल पार्ट है जो स्ट्रेंथन प्रदान करता है खड़ा रहने में, इरेक्टाइल पोजीशन पाने में, तो स्केलेटल सिस्टम के आधार पे भी आप ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई कर सकते हैं। किसी में एक्सोस्केलेटन होता है, किसी में इंडोस्केलेटन होता है। स्केलेटन जो होता है बाहर बॉडी का होता है, उसको एक्सोस्केलेटन कहते हैं। बॉडी के अंदर जैसे हमारा रीढ़ का हड्डी है, बैकबोन है, उसको बोलते हैं इंडोस्केलेटन। तो इस तरह से हम क्लासिफिकेशन कर सकते हैं ऑर्गेनिज्म को। ठीक है, अगर कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। थैंक यू।